नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी की एडवांस सीरीज में मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमने लगभग जो 50 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कर लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा कि हम पढ़ तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं हमारे, जैसे कि फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं साथ में आपको फार्माकोलॉजी भी ही करवाता जा रहा हूँ। आगे जैसे ही हम 10-20 क्वेश्चंस और पढ़ेंगे तो उसके बाद में ज़्यादातर सारे के सारे क्वेश्चंस फंडामेंटल से रिलेटेड होंगे। लेकिन जो हमारी ये 2-3 जो क्लास है दोस्तों, इन 2-3 क्लास के अंदर हमारे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे फार्माकोलॉजी से रिलेटेड आ रहे हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली जो हमारी क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है उनको पढ़ा था। इसके बाद में मैंने जो एंटीबायोटिक्स है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स में आपको जो पेनिसिलिन है वो बिल्कुल क्या करवा दिया था, खत्म करवा दिया था। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ये हमारी एडवांस सीरीज की 85वीं क्लास है, 85th क्लास है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की हमारी ये 6वीं क्लास है। अभी तक हमने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं? ओबीजी, एंडोक्राइन, नर्वस, मस्कुलोस्केलेटल, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, न्यूट्रिशन, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो दोस्तों वो हमने पढ़ लिया है। जो भी बच्चा है अगर पिछली क्लास देखना चाहे तो आप टीएनसी की जो यूट्यूब जो चैनल है उस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी वहाँ पे एडवांस सीरीज के नाम से, और उसके अंदर आपकी जो सारी क्लासेज हैं उनके जो थंबनेल है उसके अनुसार वो आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी। मतलब थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हो कि क्लासेज किस कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ऊपर वो हमने अच्छी तरीके से आपके लिए क्या कर रखा है, उसको मेंशन कर रखा है, तो वहाँ पर आप अच्छे से उसको देख सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की हमारी जो क्लास है हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो क्या है दोस्तों? एट द कंक्लूजन ऑफ विजिटिंग आवर्स द पेरेंट ऑफ ए 40 years ओल्ड एडोलसेंट शेड्यूल्ड फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी द नेक्स्ट डे। देखो एक पेशेंट है दोस्तों, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं, एक पेशेंट है, पेशेंट कौन है? 14 साल का एक बच्चा है, एडोलसेंट है, ठीक है, उसकी कोई भी क्या होने वाली है, ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी होने वाली है दोस्तों, उसके लिए शेड्यूल हुआ है वो। उसके जो पेरेंट्स हैं उनके वो मिलने के लिए आए हैं विजिटिंग आवर्स के अंदर। द नेक्स्ट डे हैंड्स द नर्स ए बोतल ऑफ कैप्सूल। ठीक है, वो क्या काम करते हैं दोस्तों, जो नर्स है उसको क्या देते हैं, एक बोतल पकड़ाते हैं कैप्सूल के। एक बोतल, कोई भी बोतल दी, उस बोतल के अंदर क्या थे दोस्तों? कैप्सूल थे, ठीक है, उस बोतल के अंदर क्या थे? कैप्सूल थे। और क्या कहते हैं कि दीज आर फॉर माई चाइल्ड एलर्जी। आपको, आप सोचो कि आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक बच्चा एडमिट है, उसके पेरेंट्स आपसे मिलने के लिए आए, आकर आपको कह रहे हैं कि भाई ये एक, आपको कोई भी एक बोतल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो टैबलेट्स है ना ये इस बच्चे के लिए हैं, देर दीज आर फॉर माई चाइल्ड एलर्जी। वो कह रहा है कि मेरे बच्चे को एलर्जी है और उस एलर्जी के लिए क्या है, ये कैप्सूल्स हैं। विल यू बी श्योर माई चाइल्ड टेक्स वन अबाउट 9 to night। आपको ध्यान रखना है कि जो मेरा बच्चा है ये इसको हमेशा 9 बजे लेता है, तो 9 बजे इसको लेना है, ठीक है, आज रात को 9 बजे ही वो ये इस कैप्सूल में से एक कैप्सूल क्या हो ले ले, ठीक है। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स? देखो दोबारा समझा देता हूँ। आपके पास एक बच्चा है दोस्तों, एडमिट हुआ है, वो किस चीज़ के लिए शेड्यूल हुआ है? ऑर्थोपेडिक, उसकी कोई सर्जरी होने वाली है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक की कोई भी सर्जरी होने वाली है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं, आपको एक बोतल देते हैं, उसमें कहते हैं कि भाई इसके अंदर कैप्सूल है, एक कैप्सूल आप मेरे बच्चे को एलर्जी है तो आप रात को 9 बजे मेरे बच्चे को क्या दे देना, एक कैप्सूल दे देना। अब आप खुद सोचो, छोड़ो एक क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। मेन जो दिमाग है दोस्तों आपको ये लगाना है, आपको बताना है मुझे कि भाई आपको क्या करोगे आप उस समय। खुद के दिमाग में सोचो कि आपने नोट सेट का एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया, करने के बाद आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, और आपके साथ ये कंडीशन होती है तो आप क्या करोगे? सोचो, आप अपने मन में सोचो एक बार, क्या करोगे आप? दे दोगे, नहीं दोगे, क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आई विल गिव 1 कैप्सूल टू नाइट बिफोर बेड टाइम, ठीक है, मैं एक कैप्सूल दे दूंगी उसको बेड टाइम से पहले। दूसरा क्या करें, आई विल गेट ए प्रिस्क्रिप्शन सो दैट द मेडिसिन कैन बी टेकन, कि मैं एक क्या लूंगी दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन लूंगी, उसके बाद में कि ये मेडिकेशन ली जा सकती है नहीं ली जा सकती, ये काम करूंगी। तीसरा ऑप्शन क्या करा है कि डज योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर नो अबाउट योर चाइल्ड एलर्जी, कि आपके बच्चे को क्या है, चाइल्ड एलर्जी है, क्या आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, डॉक्टर जो है दोस्तों, वो इस बारे में जानता है। फोर्थ क्या है, डिड यू आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ योर चाइल्ड शुड हैव दिस टू नाइट, कि आपने क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात की है कि आपके बच्चे को रात को ये जो टैबलेट है, ये जो कैप्सूल है ये लेना चाहिए, कि डॉक्टर से आपने बात की थी कि ये लेना चाहिए, ठीक है। तो 4 आपके ऑप्शन हैं। अब आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो हम जो नर्स हैं, हम नर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, जो भी हैं हम, ठीक है, हमारी जो पोस्ट है दोस्तों उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें कोई भी ड्रग देते हैं हम, आपके पास कोई भी दोस्तों ड्रग दे रहे हो आप, चाहे वो, तो वो ड्रग देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। ड्रग देने के लिए क्या होना चाहिए? प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब वो जो
उसके जो पेरेंट्स हैं मान लो कि जो बोतल लेके आए हैं, तो वो हमारे लिए प्रेस्क्राइब तो है नहीं कि भाई उसको हमारे डॉक्टर ने वो लिखा है या किसी भी डॉक्टर ने लिखा है, उसने सिर्फ बोतल पकड़ा दी, हमें ये भी नहीं पता कि इसमें क्या है, हो सकता है कि वो दूसरी ड्रग हो, कुछ भी हो। चलो आपको पता भी है कि इसके अंदर यही ड्रग है और एलर्जी में काम आता है, आपकी ये भी नॉलेज है कि हाँ ये एलर्जी में काम आती है, लेकिन तब भी आप कभी भी दोस्तों प्रेस्क्रिप्शन के बिना आप कोई भी ड्रग अपने अपने पेशेंट को कभी नहीं दोगे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आपको प्रेस्क्रिप्शन लेना ही लेना होगा। जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं कर देता तब तक आप वो ड्रग नहीं लोगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, ठीक है। अब इसमें पहले क्या देखा, आई विल गिव 1 कैप्सूल टुनाइट, तो बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों कि हाँ ठीक है मैं एक कैप्सूल दे दूंगी। अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम दे रहे हैं, अगर वो ड्रग कुछ भी कोज करती है तो उसके टोटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी होगी। क्यों? डॉक्टर कहेगा मैंने तो लिखा ही नहीं, मेरा तो कोई प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं है कि ड्रग कौन सी दी है, क्या दी है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आई विल गेट ए प्रिस्क्रिप्शन सो दैट द मेडिसिन कैन बी टेकन, ये बिल्कुल राइट आंसर है कि मैं ये जो ड्रग दूंगी दोस्तों उसके लिए मुझे क्या चाहिए दोस्तों, एक प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, तो ये ध्यान रखना। थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों क्या होगा कि डज योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नो अबाउट योर चाइल्ड एलर्जी। देखो ये सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई बच्चे की जो एलर्जी है उसके बारे में उसे पता है या नहीं पता, ये एक नर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन आता है उसमें हमें जो फिजिकल जो एग्जामिनेशन है पेशेंट का वो भी करना पड़ता है, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन भी करना पड़ता है, तो उस हिस्ट्री कलेक्शन में आपको पूछना चाहिए था कि उसे एलर्जी है या नहीं है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर दिखाई दे रहा है मान लो, वो जरूरी नहीं है, एलर्जी में कई बार दिखाई भी नहीं देता है, सिम्टम्स डायरेक्टली शो भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है दोस्तों कि आप हिस्ट्री के दौरान ये पता करते हैं कि उस बच्चे को किसी भी प्रकार की क्या है एलर्जी नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि डॉक्टर जानता है नहीं जानता, ठीक है, हमारा भी जानना जरूरी है ये। फोर्थ जो ऑप्शन है डिड यू आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ यूर चाइल्ड, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बच्चे को एलर्जी है तो हम बताएंगे जाके, बताकर जो डॉक्टर है दोस्तों उसको ड्रग्स प्रेस्क्राइब करेगा, ये उसके पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हम उससे जब हिस्ट्री लेंगे हमें पता लगेगा एलर्जी है, हम डॉक्टर को इसके बारे में बताएंगे तो डॉक्टर उसके लिए क्या करेगा, प्रेस्क्राइब करेगा। तो ऐसे कोई भी मेडिकेशन आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। तो लिख लीजिए एक बार इसमें, देखो अगर कोई पेरेंट्स या पेशेंट दोनों ही, ठीक है, पेरेंट्स भी लिख लो कि पेशेंट के पेरेंट्स हो, पेरेंट्स ऑफ पेशेंट और पेशेंट, डायरेक्टली पेशेंट भी दे सकता है, आपको कह सकता है कि कोई बड़ा पेशेंट होगा तो कि मैं ये टैबलेट लेता हूँ, लो मैं ले लूँ क्या, मुझे देना डेली की डेली, को अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं कह सकते। तो अगर कोई पेरेंट्स ऑफ पेशेंट या पेशेंट नर्स को कोई भी दवाई देने के लिए कहता है तो नर्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए, कोई भी मेडिसिन दवाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा ये क्वेश्चन आया था दोस्तों ऑक्सीजन से रिलेटेड, लेकिन वहां पर ये रूल चेंज हो गया था कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है और अगर जो नर्स है दोस्तों उसको जान लेती है कि भाई इस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो नर्स है वो ऑक्सीजन दे सकती है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते हैं शायद उनको ये बात याद आ गई होगी, तो वहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में ये था कि भाई जो ऑक्सीजन नर्स लगा सकती है नहीं लगा सकती, तो इमरजेंसी कंडीशन में नर्स जो है वो ऑक्सीजन लगा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि फिलग्रिस्टीन 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे बाय इंजेक्शन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट हु वेक्स 132 LB, ठीक है। एक पेशेंट है दोस्तों उसको एक इंजेक्शन प्रेस्क्राइब किया गया है फिलग्रिस्टीन के नाम से, जो कि कैसे देना है उसको 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे देना है। वो जो मेडिकेशन जो देनी है, डिजायर्ड जो डोज है कितनी देनी है, तो 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे देनी है, ठीक है। पेशेंट का जितना वेट है 1 किलो वेट पर आप कितना दोगे, 5 माइक्रोग्राम दोगे पर डे। द वाइल लेबल रीड्स, सॉरी वेट जो पेशेंट का है दोस्तों वो है, वेट ऑफ पेशेंट है वो है 132 पाउंड्स, 132 LB 132 पाउंड उसका वेट है,
ठीक है। तो अब दोस्तों हमें जो वेट जो जो हमें देनी है, पेशेंट का जो वेट है वो किलोग्राम में दे रखा है, तो जो ड्रग है उसको भी हम किलोग्राम में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब कि पेशेंट को वेट को सॉरी किलोग्राम में चेंज करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, ड्रग देंगे। तो अब पेशेंट का जो वेट है वो 132 LB है, तो 2.2 LB के अंदर दोस्तों 1 kg होता है, ठीक है। आप ये कह दो कि मेरे अंदर 1 किलो वजन है, या ये कह दो कि मेरे अंदर 2.2 पाउंड वेट है, 2.2 LB या 2.2 पाउंड वेट है, ये भी कह सकते हो। तो जिस बच्चे का वेट मेरी तरह कम है वो अपना वेट हमेशा पाउंड में बताया करो, ठीक है। तो 2.2 गुना हो जाएगा आपका वेट। तो जिसका 100 किलो है उसका 220 किलो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 100 किलो कम नहीं होता। तो अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, क्योंकि जो ड्रग है वो आपको किलोग्राम में दे रखी है। अब LB में तो दे नहीं रखी कि भाई 132 LB है, उसका वेट है, तो 132 को आप 5 से गुणा कर दोगे। तो हमें जो डोज दे रखी है कि भाई कैसे देनी है, तो वो हमें किलोग्राम के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो 132 जो LB है दोस्तों, इसमें आप 2.2 का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, ठीक है, तो उससे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 11 से कट जाएगा, 11 और बचा 2 22, ठीक है, और 0 और 11 2 60 kg वेट आ गया। पेशेंट का जो वजन आ गया दोस्तों कितना आ गया, 60 किलो आ गया, ठीक है। मैथ निकाले ना आप, 11 से मैंने काटा है इसको, तो 11 एकम 11 बचे कितने, 2, 11 दूनी 22, ये 0 लगा दिया, क्योंकि 0 कहाँ से आया था, दशमलव उठाया जब ऊपर 0 आ गया था ना, और 11 दूनी 22, 2 2 6 12 60, 60 kg पेशेंट का क्या आ गया दोस्तों, वेट आ गया, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पेशेंट का जो वेट है वो 60 kg मानेंगे अब हम ना, क्योंकि हमें वेट इसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो वेट जो है हमारे सामने दोस्तों कितना आ गया, 60 kg वेट आ गया। अब पेशेंट का जो वेट है दोस्तों कितना है, 60 kg है, और हमें कितना देना है, 5 माइक्रोग्राम पर केजी देना है। मतलब पेशेंट अगर 1 किलो का होता हमारा तो 5 माइक्रोग्राम देते, लेकिन हमारा पेशेंट 1 किलो का तो है नहीं, तो 5 माइक्रोग्राम को हम 60 से गुणा करेंगे, तो हम कितनी डोज देंगे दोस्तों इसको हम पर डे, तो 300 माइक्रोग्राम डोज देंगे हम उसको पर डे। हम कितनी डोज देंगे उसको हम, 300 माइक्रोग्राम। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता। क्वेश्चन कह रहा है कि द वाइल, आपको आपके पास वाइल आई, आपके पास फिल्ग्रिस्टिन जो है दोस्तों उसकी क्या आई, वाइल आई। लेकिन अब वाइल पे प्रॉब्लम ये है कि जो वाइल है दोस्तों उसके अंदर भी, चलो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है ये जो वाइल है उस पर लिखा हुआ था कि 300 माइक्रोग्राम है पर ml में, मतलब 1 ml के अंदर कितना है दोस्तों, 300 माइक्रोग्राम है, और आपको देना भी कितना है, 300 माइक्रोग्राम ही देना है। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, तो थोड़े बहुत डोज इधर उधर करते तो फिर भी टफ हो जाता। मतलब 1 ml के अंदर 300 माइक्रोग्राम है, और आपको देना भी कितना है, 300 माइक्रोग्राम। तो कितनी ml दोगे आप, 5 ml देंगे, है ना, तो 1 ही ml देंगे, क्योंकि देना भी 300 माइक्रोग्राम था और ये भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो 1 ml होगा। वैसे जो फॉर्मूला जो होता है इसका वो हम ऐसे निकालते हैं, जिस बच्चे को वैसे समझ तो डिजायर्ड डोज मतलब कितनी देनी है, ठीक है, अपॉन अवेलेबल डोज इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज को तो हमें निकालना ही है कितने ml देना है, और अवेलेबल जो डोज है वो 300 माइक्रोग्राम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे भाई अवेलेबल डोज कितनी है, हमारे पास 300 माइक्रोग्राम है, कितने ml में है, 1 ml में, तो x निकाल लेंगे हम, उसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। डिजायर्ड डोज भी हम लिख देंगे इसमें, डिजायर्ड डोज कितनी है हमारी, तो डिजायर्ड डोज हमारी 300 माइक्रोग्राम ही है, तो 300 माइक्रोग्राम, तो इसको ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो x इंटू 300 इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 300 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप निकाल सकते हो। लेकिन ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मूले की आपको क्या पड़ेगी दोस्तों, जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन टफ होता तो वहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ सकता था, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं थोड़ा सा फिल्ग्रिस्टिन के बारे में भी। हॉस्पिटल के अंदर जो फिल्ग्रिस्टिन जो होता है ना दोस्तों, वो न्यूकाइन के नाम से मिलता है आपको, ठीक है। किसके नाम से मिलता है, न्यूकाइन। और ज्यादातर ये जो इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है, और ज्यादातर किसको लगाया जाता है, जिस पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो, या जो पेशेंट है वो कीमोथेरेपी के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट की जैसे इम्यूनिटी इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके कीमोथेरेपी के बाद ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। फिल्ग्रिस्टिन जो होता है दोस्तों ये एक GCSF ड्रग होती है, GCSF ड्रग होती है, जिसको बोलते हैं हम ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो एक्चुअली में दोस्तों ये ड्रग जो है ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है, बोन मैरो को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, ब्लड सेल के फॉर्मेशन को और इंक्रीज करे,
ब्लड सेल के फॉर्मेशन क्या करें, इंक्रीज करें। उसमें भी जो मेनली है दोस्तों वो WBC के लिए, और WBC में मेनली न्यूट्रोफिल्स के लिए, इसके लिए न्यूट्रोफिल्स के लिए, क्योंकि एक तो न्यूट्रोफिल की कमी हो जाती है कीमोथेरेपी के बाद में, और दूसरा दोस्तों न्यूट्रोफिल रहेगा तो थोड़ा सा इम्यूनिटी में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए ये न्यूट्रोफिल के नंबर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो ये जो ड्रग है दोस्तों वो कौन सी आपकी फिलग्रिस्टिन ड्रग है, ठीक है। हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये जिसका जो ट्रेड नेम आता है वो न्यूकाइन आता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का नाम याद करने का आपको कोई फायदा नहीं होता कि भाई किस फॉर्म में आती है। तो ये ध्यान रखना है फिलग्रिस्टिन है, बस ये क्वेश्चन है, ये याद रख लेना आप। तो पहला क्वेश्चन ये याद रख लेना और दूसरा क्वेश्चन ये याद रख लेना बस, ठीक है। एक तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैटेगरी क्या है ड्रग की, और दूसरा किसको इंक्रीज करती है। तो एक न्यूट्रोफिल को तो याद रख ही लेना कम से कम आप, और भी नहीं तो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है, एक चाइल्ड इज, अभी देखो इसमें फंडामेंटल और दोनों मिला दिया ना मैंने। वैसे तो फंडामेंटल के क्वेश्चन है भाई, जो डोज कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो फंडामेंटल के हैं, ठीक है। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जो डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का टफ से टफ क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो अर्जुन सर ने इसके ऊपर जो उनकी TNC एक्सप्रेस जो क्लासें हैं उनके अंदर पूरा जो क्वेश्चन है वो करवा रखे हैं। छोटी सी क्लास में 1-2 फॉर्मूले के यूज करके पूरे प्रकार के किस प्रकार से आप निकाल सकते हो वो बता रखा है। तो एक बार आप वो जरूर देखना ना, अगर आप किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि सर हमें तो डोज कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, तो एक बार उस क्लास को मेरे कहने से जरूर देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने क्या है कि एक चाइल्ड इज टू रिसीव 60 मिलीग्राम ऑफ फेनिटोइन। एक बच्चा है दोस्तों, उसको 60 मिलीग्राम ऑफ क्या देना है, फेनिटोइन देना है। द मेडिकेशन इज अवेलेबल एज एन ओरल सस्पेंशन, ठीक है, ओरली उसको देना है हमें, और ओरली जो सिरप है उस फॉर्म में अवेलेबल है ये, और 125 माइक्रोग्राम पर 5 ml में है ये। हाउ मैनी मिलीलीटर शुड द नर्स एडमिनिस्टर, तो कितनी ड्रग उसको देनी है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल से देखो, देनी कितनी है, 60 मिलीग्राम। तो हमारी जो डिजायर्ड डोज हो जाएगी, डिजायर्ड डोज वो हो गई हमारी 60 मिलीग्राम, ठीक है। अवेलेबल डोज, अवेलेबल जो डोज है दोस्तों हमारे सामने वो है हमारी 125 मिलीग्राम 5 ml में। तो आपको कितनी देनी है बस वो देखना है। तो सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला लगा दो, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, ठीक है। इसमें ml में दे रखा है, तो ml में अगर टैबलेट दी हुई होती तो आप टैबलेट भी लिख सकते हो यहाँ पर, 1 टैबलेट 2 टैबलेट जो भी दिया हुआ है। तो डिजायर्ड डोज कितनी है हमारी दोस्तों, 60 मिलीग्राम है, तो यहाँ पर 60 मिलीग्राम लिख लो। कितने ml में पता नहीं, क्योंकि अभी हमें निकालना है, तो ये तो निकालना है। अपॉन अवेलेबल डोज, अवेलेबल डोज कितनी है दोस्तों, 125 मिलीग्राम। कितने ml में है, 5 ml में है, दे रखा है ये तो 5 ml। अब इसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मैंने कहा था इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 125 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 को 5 से करोगे तो 60 इंटू 5, तो 60 इंटू 5 कितने हो गए, 300 हो गए ना। तो 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300 mg हो गया ये। तो x बरोबर क्या हो जाएगा, x को इधर ये देखो मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा, तो x बरोबर कितना हो जाएगा 300, ठीक है। एक बार दिख रहा होगा आपको, देखो ये 300 है, यहाँ पर 125 है, तो ये 125 कहाँ चला जाएगा, x को हम जब इधर रखेंगे तो ये इसके गुणा में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे चला जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पर कितने में चला जाएगा, ये 125 नीचे चला जाएगा, तो 300 बटा 125 आ जाएगा, ठीक है, 300 बटा 125। तो इसको कर लो, पहले 25 से कर लेते हैं, 25 से कम 25, 25 में 50, ठीक है, और 25 में 125। अब 12 में 5 का भाग दे दो, 10, 5 कितना 2, 0, 5 और 20, तो 2.4 ml देंगे हम, ठीक है। कितनी ड्रग देंगे ये, 2.4 ml, 2.4 ml देंगे, ठीक है। आप इसको अलग और भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल तरीका है तो ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं और आप कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। वैसे आप ऐसे निकाल सकते हो कि भाई 1 ml में कितना होगा, तो इस हिसाब से इतने ml में कितनी डोज होगी, तो ऐसे भी करके निकाल सकते हो, लेकिन ये सही तरीका है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। एक फॉर्मूले से करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे बार बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन फेनिटोइन के। फंडामेंटल हो गई, अब फार्माकोलॉजी पे आ जाते हैं। फेनिटोइन जो ड्रग है हॉस्पिटल के अंदर आप ज़्यादातर जो इंजेक्शन बोलते हैं, जो डॉक्टर लिख भी देते हैं, वो एप्टोइन के नाम से लिखते हैं ना, लेकिन ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपके अंदर डालना चाहता हूँ थोड़ा सा, जैसे आप डायरेक्ट जाओ तो कई बार इंजेक्शन वो एप्टोइन लिख देते हैं, तो आपको पता रहे, जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको पता है ये सब चीज़, ठीक है। अब देखो फेनिटोइन जो है दोस्तों एक
एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, मतलब एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर क्या आती है दोस्तों, ये काम में आती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात समझते हैं दोस्तों हम एपिलेप्सी क्या होती है, वो सबसे पहले एपिलेप्सी समझते हैं। ठीक है, फिर सीजर बता दूंगा। एपिलेप्सी मतलब क्या है कि जिस पेशेंट को बार बार सीजर आते रहते हैं तो उसको एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं। तो ए टेंडेंसी टू हैव सीजर, ए टेंडेंसी टू हैव सीजर, सीजर। ठीक है, अब सीजर क्या होती है दोस्तों, सीजर का मतलब ये होता है, सीजर समझना जरूरी है, मतलब किसी पेशेंट को बार बार सीजर आ रहे हैं तो इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, एपिलेप्सी के नाम से जानेंगे। सीजर का क्या मीनिंग है, सीजर का मीनिंग होता है कि सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल एक्टिविटी या इंक्रीज्ड एक्टिविटी लिख लो, इंक्रीज्ड एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज नोन एज सीजर। या फिर सिंपल वर्ड में कहें कि जो ब्रेन है, सिंपल समझो, तो जो ब्रेन है दोस्तों वो क्या हो गया, ओवर एक्टिव हो गया। सोचो कि हमारे ब्रेन के अंदर हर चीज इंपल्सेस जाते हैं, ये इंपल्सेस दोस्तों इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सेस हैं, जो भी इंपल्सेस जा रहे हैं, जो भी संदेश जा रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं, वो ज्यादा तेज गति से जाने लग जाएं, बार बार जल्दी जल्दी जाने लग जाएं, तो उसके कारण पेशेंट को क्या हो जाते हैं दोस्तों, सीजर आ जाते हैं। ठीक है, उसके कारण क्या जाते हैं, सीजर आ जाते हैं। तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोल दो या सिंपल वर्ड में क्या बोल दो कि वह ब्रेन है वो ओवर एक्टिव हो गया, ज्यादा एक्टिविटी करने लग गया ब्रेन, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, पेशेंट को क्या आ जाएंगे, सीजर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब भाई पेशेंट को जो सीजर है वो क्यों आ रहे हैं, हमें क्या क्या करना है कि भाई पेशेंट के सीजर को रोकें, तो ड्रग को समझना जरूरी है। तो पहले तो हम ये समझेंगे दोस्तों कि जो सीजर है वो क्यों आ रहे हैं, तब हम ड्रग को समझेंगे। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है दोस्तों कि जो सोडियम जो चैनल है उसकी जो एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सोडियम जो चैनल है, जो सोडियम क्या करते हैं, जो न्यूरॉन है उससे क्रॉस होते हैं, आते जाते हैं, तो उसको सोडियम चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में ले रहे हैं हम। तो सोडियम चैनल की एक्टिविटी क्या हो जाए दोस्तों, इंक्रीज हो जाए। या फिर पोटेशियम जो चैनल है उनकी जो एक्टिविटी है दोस्तों वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सोडियम पोटेशियम जस्ट ऑपोजिट काम करेंगे। सोडियम चैनल ने अगर ज्यादा काम करने लग गया तो उसके कारण सीजर्स आएंगे, पोटेशियम चैनल कम काम करने लग गया उसके कारण सीजर आएंगे। कैल्शियम जो चैनल है दोस्तों वो ज्यादा काम करने लग गया तो सीजर आएंगे। गामा एमाइनो ब्यूटारिक जो एसिड है वो कम काम करने लग गया तो भी सीजर आएंगे। ठीक है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक जो एसिड है दोस्तों वो कम काम करने लग गया तो भी क्या आएंगे दोस्तों, सीजर आएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो जो एपिलेप्सी की जो ड्रग है दोस्तों, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग है उसमें हम क्या काम करेंगे भाई, सीजर सोडियम चैनल ज्यादा काम कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग यूज करेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग यूज करेंगे। ठीक है, पोटेशियम चैनल की एक्टिविटी क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। तो अब एक बात बताओ, पोटेशियम चैनल की एक्टिविटी कम हो गई तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम चाहते हैं कि भाई पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो, तो यहां पर पोटेशियम चैनल ओपनर यूज करेंगे, इसको ब्लॉक थोड़ी करेंगे, तो ये ओपनर यूज करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे, कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स ड्रग हैं दोस्तों वो यूज करेंगे। इसके अलावा ऐसी ड्रग्स यूज करेंगे जो कि गामा एमाइनो जो ब्यूटारिक जो एसिड है दोस्तों उसको क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका यूज करते हैं। ग्लूटामिक एसिड को अगर आप लेना चाहो यहाँ पे, ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक जो एसिड है वो क्या काम करता है दोस्तों, वो जब इंक्रीज होता है तब सीजर आते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कम करेंगे। ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट भी बोल सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इनहिबिट करेंगे। तो ऐसी ड्रग्स इंक्रीजिंग द गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड और ड्रग्स डिक्रीजिंग द ग्लूटामिक एसिड ड्रग, तो ये सारी ड्रग यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट के अंदर जो एपिलेप्सी है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें मैं आपको एक ही ड्रग पढ़ाऊंगा आज, सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि और ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे जिस ड्रग से आते हैं उसी की बात करेंगे आज हम। तो हम बात करते हैं दोस्तों सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर।
सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसके ड्रग्स के एग्जांपल पता होने चाहिए। तो जो ड्रग्स जो होती है इसके अंदर वो आती है आपकी फेनिटोइन, कार्बामेमाजेपिन, ऑक्स कार्बामेमाजेपिन, कार्बामेमाजेपिन को कई बार CBZ भी लिख देते हैं ना, इसको OCBZ। ठीक है, तो मेन जो ड्रग है दोस्तों वो हमारी कौन सी है, फेनिटोइन है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम फेनिटोइन की बात करते हैं एक बार। फेनिटोइन, पहला जो क्वेश्चन फेनिटोइन से डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों, वो ये पूछा जाता है कि फेनिटोइन जो है उसकी थेराप्यूटिक डोज क्या होती है। थेराप्यूटिक डोज दोस्तों, ये ड्रग ऐसी ड्रग है अगर आप इसको ज्यादा दोगे तो ये क्या कोज करेगी, ड्रग टॉक्सिसिटी कोज करेगी ये। तो इसलिए इसकी जो थेराप्यूटिक डोज है वो देनी चाहिए। तो 10 to 20 माइक्रोग्राम पर DL क्या होती है दोस्तों, इसकी थेराप्यूटिक डोज होती है। कई बार इसको लीटर में भी लिख देते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना। 10 to 20 मिलीग्राम पर लीटर, वो भी वही बात है ना। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये पता है mg होती है, बट mg के आगे भी देखना लीटर मिलेगा वहाँ पे, और यहाँ पर क्या मिला हुआ है, डेसीलीटर मिला हुआ है, DL मिला हुआ है। तो ये इसकी क्या होती है दोस्तों, थेराप्यूटिक डोज होती है। अगर ये डोज 10 माइक्रोग्राम से कम मिलेगी आपको, तो आपको एक काम करना है, मतलब आपको करना नहीं है। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट के अंदर सीजर के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। ठीक है, पेशेंट इज प्रोन टू सीजर, सीजर के चांसेस रहेंगे दोस्तों। अगर ये मोर देन 20 माइक्रोग्राम मिल जाए पर DL, तो आपको पहला काम क्या करना है, ड्रग को होल्ड करना है, रोकना है, और साथ में फिर उसके बाद में जो HCP है दोस्तों, उसको आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। HCP को क्या करना है दोस्तों, इन्फॉर्म करना है। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी के साइन क्या होंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि जो फेनिटोइन जो होती है उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। फेनिटोइन जो ड्रग है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट। तो इसके साइड इफेक्ट के लिए एक ट्रिक है, होट मलिका, इस नाम से याद कर लेना। ठीक है, लड़के लोग खुश हो जाते हैं ऐसी ट्रिक आते ही कि सर ये सही, ऐसी ट्रिक होनी चाहिए ना। तो एक तो दोस्तों फीमेल के अंदर मेल के जैसे सिम्टम्स कोज करता है, हिरसुटिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिरसुटिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे फीमेल के अंदर मान लो कि हेयर वेयर आने लग जाते हैं सब, और काफ़ी चीज़ें चेंजेस होते हैं हार्मोनल में, बट हम यहाँ पर बात करेंगे सिंपल वे में क्योंकि हम फेनिटोइन की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, एक जो सिम्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है दोस्तों हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम्स, ऑफ गम्स। एग्जाम में जो टर्म इसके लिए लिखा हुआ आता है वो लिखा हुआ आता है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, ये टर्म लिखा हुआ आता है एग्जाम में, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। अब आपको ध्यान रखना है, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको। जिंजीवल हाइपरप्लेजिया से रिलेटेड चीजें बताना चाहता हूं कि एक तो एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी पेशेंट को मान लो जिंजीवल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ठीक है, वो तो आप नर्स क्या करेगी, क्या ड्रग को होल्ड करेगी। तो ध्यान रखना इसके अंदर नो नीड टू होल्ड, क्योंकि ये एक दोस्तों एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है, ज्यादातर पेशेंट को अंदर देखने को मिलता है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं ये। ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखना कि नो नीड टू स्टॉप ड्रग, नो नीड टू स्टॉप ड्रग, कि एक तो दोस्तों हमें जो ड्रग है उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है अगर ये होता है तब भी। दूसरा दोस्तों आप क्या करोगे, पेशेंट को एडवाइस करोगे या आप खुद असिस्ट करोगे पेशेंट को या पेशेंट के करवाओगे ओरल हाइजीन, गुड ओरल हाइजीन। ठीक है, गुड ओरल हाइजीन एंड यूज ऑफ सॉफ्ट टूथ ब्रश एंड कंसल्टेशन विद डेंटिस्ट। ठीक है, ये तीन ही चीजें ध्यान रखना। गुड क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाते हैं, एनक्लेक्स से रिलेटेड आते हैं तो उन्हें पूछ लेते हैं कि भाई कुछ भी दे दे आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना गुड ओरल हाइजीन, यूज ऑफ सॉफ्ट टूथब्रश, और उसको हम बाय डेंटिस्ट से कंसल्टेंट खुद करवाएंगे अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो। अगर आपसे वैसे ही मिलता है तो आप उसको क्या करोगे, एडवाइस करोगे कि आप कंसल्टेशन करोगे इसके साथ, डेंटिस्ट के साथ में। तो ये पहला हो गया आपका हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम्स। सेकंड जो आता है दोस्तों वो आता है ओस्टियोमलेसिया, ओस्टियोमलेसिया।
ठीक है। ऑस्टियोमलेसिया कोज करता है, तो मेनली ये दोस्तों एक तो बोन डेंसिटी को कम करता है, विटामिन डी को कम करता है। इसलिए जब भी हम किसी भी पेशेंट को फेनिटोइन देते हैं ना, तो उस पेशेंट को हम क्या देते हैं, 3 चीजें देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन D3 देते हैं, और एक हम उसको देते हैं दोस्तों फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्यों देते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अब इसके कारण तो हमने क्या दे दिया, पेशेंट को कैल्शियम और विटामिन डी देते हैं, जब किसी पेशेंट को हम फेनिटोइन क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है। एक ये जो ड्रग है दोस्तों, ये टेरेटोजेनिक ड्रग है, मतलब कि बच्चे के अंदर क्या करेगी, कॉन्जिनाइटल मालफॉर्मेशन या एनोमलीज कोज कर सकती है, तो ट्रांसफर हो जाती है बच्चे के अंदर ही प्लासेंटा के थ्रू, और वहां पर डिजीज कोज कर सकती है। इसलिए ये जो ड्रग है दोस्तों, ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दी जानी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी ड्रग दी जानी चाहिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंदर एपिलेप्सी होता है तो पेशेंट को कौन सी ड्रग देनी चाहिए। अब ज्यादातर जो सारे बच्चे हैं दोस्तों वो बताएंगे कि सर MgSO4 देनी चाहिए, जबकि मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, MgSO4 नहीं देते हैं, ध्यान रखना। MgSO4 जो है दोस्तों वो एक्लेम्सिया की कंडीशन में देते हैं। एपिलेप्सी में और एक्लेम्सिया में क्या है, डिफरेंस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। MgSO4 नहीं देते हैं, इसके अंदर देते हैं हम लेवेटिरासिटाम। लेवेटिरासिटाम, जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको पता होगा कि ये जो इंजेक्शन है लेविप्रिल के नाम से आता है, लेविप्रिल। ठीक है, लेविप्रिल के नाम से ये हॉस्पिटल के अंदर आता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेविटिरासिटाम जो ड्रग है दोस्तों वो हम इसके अंदर देते हैं। एक ड्रग और देते हैं, वो आप छोड़ो, लैंटीना ग्रीन के नाम से एक ड्रग और आती है, लेकिन वो आप ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इतना ही याद रख लो कि मेन ड्रग ये देते हैं। तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि कहीं आपको ऐसे आ जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, इन एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, और पहला ऑप्शन MgSO4 आ जाए तो वहाँ पर गलत मत कर देना। ठीक है दोस्तों, उसको ध्यान रखना। वो सीजर आ रहे हैं और उसका जो कारण है दोस्तों वो एक्लेम्सिया है, वो अलग चीज़ है, तो उसमें MgSO4 देते हैं, यहाँ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रग देते हैं लेविटिरासिटाम देते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, एक सिंड्रोम कोज करता है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, याद मत करो, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो ड्रग आती है दोस्तों वो आती है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कोज करता है, इसलिए हम पेशेंट को क्या देते हैं दोस्तों, फोलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। इसलिए पेशेंट को हम क्या देते हैं, फोलिक एसिड क्या करते हैं दोस्तों, प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो ड्रग है ये एरिथमिया भी कोज करती है, पेशेंट के अंदर क्या कोज करती है, एरिथमिया। ये एक एक्चुअली में फेनिटोइन खुद भी एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग है, लेकिन एंटी एरिथमेटिक जो ड्रग होती है दोस्तों, अगर वो ज़्यादा डोज में दे दी जाए तो उनके खुद के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो कोई भी पेशेंट है दोस्तों, उसको टैकीकार्डिया हो गया, पल्स रेट 100 से ज़्यादा हो गई, और आपने कोई भी ड्रग है दोस्तों उसको ज़्यादा डोज में दे दिया कम करने के लिए। अब आप उसकी जो पल्स रेट मान लो 150 थी, आप चाहते हो कि वो 60 से 100 के बीच में है, लेकिन ज़्यादा डोज देने के कारण वो 60 से भी नीचे आ गई, 40 पे आ गई, तो वो एंटी एरिथमेटिक खुद भी उसका उनका एक साइड इफेक्ट क्या हो गया, वो खुद भी क्या करवा सकते हैं, एरिथमिया करवा सकती हैं। तो ये एक एरिथमिया भी क्या करवा सकती है दोस्तों, कोज करवा सकती है। ठीक है, एक दोस्तों ये लिम्फ नोड को एनलार्ज करती है, तो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट भी कोज करती है ये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो ड्रग है ये इंसुलिन की जो डोज है उसको कम करती है, इंसुलिन को डोज को नहीं सॉरी इंसुलिन को कम करती है बॉडी में। अब बताओ इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा या कम होगा, तो ये जो ड्रग है क्या कोज करवाएगी, हाइपर ग्लाइसेमिया कोज करवाएगी। ठीक है, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहूँ तो ऐसे 1 मिनट रुक जाऊँ, 2-3 मिनट रुकूँ, 5 मिनट रुकूँ, आपसे पूछूँ, तो उतना मुझे नहीं लगता कि टाइम वेस्ट होता है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों ये जो ड्रग है ये विटामिन के को भी क्या करती है, कम करती है, इसलिए पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं। लास्ट का ए है, ए मैं इधर लिखना चाहूंगा। ए में आपको याद रखना है दोस्तों कि एक तो ये पेशेंट के अंदर क्या कोज करती है, एटेक्सिया कोज करती है, मतलब कि पुअर मोटार कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको। जिस प्रकार से आप अपने हाथों का सही तरीके से यूज कर रहे हो, सही तरीके से चल रहे हो, उस प्रकार से पेशेंट नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके मोटार एक्शन है वो एक दूसरे से क्या नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है। हाथ से कुछ उठाएगा तभी वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, चलेगा तब भी इधर उधर होकर चलेगा, तो ये सब क्या है दोस्तों, पुअर मोटार कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट के अंदर निस्टैगमस होगा, इनवोलेंटरी जो आई मूवमेंट है उससे रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर वर्टिगो देखने को मिल सकता है, हैंड जो ट्रीमर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, हैंड ट्रीमर्स देखने को मिल सकते हैं, स्लर्ड स्पीच देखने को मिल सकते हैं,
स्लर्ड स्पीच, ठीक है, बोलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये पेशेंट, ये ध्यान रखना, ये किसके सिम्टम के रूप में आती हैं, फेनिटोइन टॉक्सिसिटी में आती हैं। जैसे मैंने आपको लिखा है साइड इफेक्ट में, लेकिन आपको ध्यान रखना है फिर भी ये सारे किसके अंदर आती हैं दोस्तों, फेनिटोइन टॉक्सिसिटी के अंदर आती हैं। बाकी की फेनिटोइन टॉक्सिसिटी में नहीं आती हैं। बाकी की सारी जो ड्रग है दोस्तों वो किस में आती हैं, कि फेनिटोइन के साइड इफेक्ट के अंदर आती हैं। जबकि ये जो ड्रग है, अगर आपने फेनिटोइन की जो डोज है, उसको ब्लड जो सीरम लेवल है वो अगर दोस्तों ज़्यादा चला गया 20 माइक्रोग्राम से, तो उसके कारण ये कोज करवा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि फेनिटोइन टॉक्सिसिटी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को आते हैं, और नर्स क्या काम करेगी दोस्तों, उसको क्या करेगी, स्टॉप करेगी। ठीक है, एक और ध्यान रखना कि कई बार इसके कारण क्या होता है कि स्किन के ऊपर रैसेज ये भी डेवलप हो जाते हैं। बस सिंपल से रख लेना, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ये रैसेज डेवलप होते हैं तो आपको एससीपी को क्या करना है दोस्तों, नोटिफाई करना है। ठीक है, एक सिंड्रोम होता है वो स्लिंगर जॉनसन सिंड्रोम है, उसके कारण होता है वो, लेकिन आपको वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि नोटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है, बस इसमें मैं क्या लिखा हूँ, अब ये तो लिखाने की भी कोई चीज़ नहीं है इसमें, तो बस सिंपल लिख लो कि फेनिटोइन एक सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होती है, चैनल ब्लॉकर ड्रग होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। ठीक है, फेनिटोइन एक सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होती है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने हुआ है, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब एन आईवी इन्फ्यूजन एम्पिसिलिन 375 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है दोस्तों, एक ड्रग प्रेस्क्राइब कर रहा है, जिस ड्रग का नाम है एम्पिसिलिन, और हमें देनी कितनी है, 375 मिलीग्राम, 375 मिलीग्राम देनी है। तो 375 मिलीग्राम क्या हो गई, डिजायरेबल डोज हो गई, डिजायरेबल डोज 375 mg एवरी 6 आवरली देनी है। द ड्रग इज सप्लाइड एज 500 mg ऑफ पाउडर इन ए वायल। एक वायल है दोस्तों, उस वायल के अंदर ये जो ड्रग है वो कितनी है, 500 mg है, लेकिन पाउडर फॉर्म में है। अब मान लो आपको जो ड्रग है दोस्तों वो देनी है, तो चाहे आप कोई से भी रूट से दे रहे हो, आईएम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान लो कि आईवी दे रहे हो, ज़्यादातर आईवी दी जाती है ड्रग, तो उसको डाइल्यूएंट करना क्या होता है, जरूरी होता है। बिना डाइल्यूएंट किए हुए अंदर कैसे जाओगे, पाउडर को थोड़ी घुसाओगे अंदर। तो द डायरेक्शंस आर टू मिक्स द पाउडर विद 1.8 ml ऑफ द डाइल्यूएंट। ठीक है, हमारे सामने डाइल्यूएंट है, जैसे कि मान लो स्ट्रेल वाटर है या नॉर्मल सलाइन है, तो 1.8 ml है ये, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, फिर सेक करेंगे, विच इल्स 250 mg पर ml। जब इसको घोल दिया हमने, घोलने के बाद में दोस्तों ये जो ड्रग बनी, वो ड्रग बनी हमारी, उसके 1 ml के अंदर, इसके 1 ml के अंदर कितना है, 250 mg है पर ml में। मतलब मेन चीज यही है, बाकी काम का हमारा है ही नहीं कि भाई 500 mg था, उससे कोई लेना देना नहीं है, डाइल्यूएंट कितना था वो भी कोई लेना देना नहीं है। जब दवाई को मैंने घोल दिया, घोलने के बाद में ये जो हमारे सामने जो ड्रग बनी है वो कितनी है, 250 mg पर ml है, मतलब कि अवेलेबल डोज है ये हमारी, दिस इज अवेलेबल डोज। तो जो अवेलेबल जो डोज है दोस्तों हमारी, ये हो गई हमारी 250 mg 1 ml के अंदर। तो फॉर्मूला लगा दो, हाउ मच प्रीपेड सोल्यूशन शुड द नर्स एडमिनिस्टर, रिकॉर्ड योर आंसर यूजिंग 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, जो मतलब दशमलव लगा के जो भी आंसर आएगा वो आपको पूरा आंसर लिखना है। तो फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू ml इनटू ml, मतलब डिजायर्ड डोज का कितना ml है, अवेलेबल डोज का कितना ml है। अगर यहाँ पर टैबलेट दी हुई होती तो आप टैबलेट लिख देते, एक टैबलेट है तो 1, 2 है तो 2, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो डिजायर्ड जो डोज है दोस्तों वो कितनी है हमारी, वो है डिजायर्ड डोज, डिजायर्ड जो डोज है हमारी वो है 375। कितने ml में पता नहीं, हमें यही तो निकालना है, क्वेश्चन ही, तो x लगा दो। अवेलेबल जो डोज है वो कितनी है, 250 mg, कितने ml में है, 1 ml में, तो 1 लगा दो। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 250 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 250 इंटू एक्स इज इक्वल टू 375 इंटू 1, तो 375 ही हो जाएगा। x का निकालेंगे तो ये 250 मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे चला जाएगा, तो 375 अपॉन 250, यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। अब इसको निकाल लो, 375 अपॉन 250, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो करो, 25 से ही काट लेते हैं, 25 से कम 25, बचे कितने, 12, तो 125 हो गए, 25 125,
तो यहाँ पर कितने आ गए हमारे 15, 25 से कम 25, 0, तो ये कितना हो गया 1.5 ml। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.5 ml हो जाएगा, 1.5 ml। दोस्तों अगर हम ड्रग की बात करें तो जो ड्रग है हमारे सामने वो क्या है, एम्पिसिलिन है। वैसे तो मैंने आपको एम्पिसिलिन को पूरा पढ़ा रखा है, क्योंकि हमने पढ़ा था सबसे पहली ड्रग हमने क्या पढ़ी थी कि एम्पिसिलिन क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, पहला काम। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, जब इसका आगे और क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि ये कौन सी ड्रग है, ये बीटा लैक्टम है, बीटा लैक्टम। इसके बाद बीटा लैक्टम का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था क्या है दोस्तों, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन थी ये। और भी ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा भाई पेनिसिलिन किस ड्रग में आती है। तो एक तो पेनिसिलिन जो है दोस्तों किसके अंदर आती है आपकी, जो वाइड या फिर जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है उसके अंदर आती है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आती है, पेनिसिलिन। इसके अलावा दोस्तों ये क्या है, एसिड रेसिस्टेंट भी है ना, उसमें भी आती है, दोनों है ये। तो ओरली भी दे सकते हैं इसको हम चाहे तो, अवेलेबल है इस फॉर्म में भी, तो एसिड रेसिस्टेंट है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों कि कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है कि भाई जो जैसे एम्पिसिलिन है, इन ड्रग्स के प्रति क्या हो जाता है, रेसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, रेसिस्टेंट हो जाता है। तो इसके रेसिस्टेंस होने का जो कारण था वो क्या था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करने लग जाता है जिसका नाम है बीटा लैक्टेमेज। तो हम ऐसी ड्रग बनाएंगे जो कि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर का काम करेगी, तो फिर बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर बनाएंगे। तो फिर बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर में हम क्या करेंगे, एम्पिसिलिन के साथ में क्या जोड़ेंगे, साल्वेक्टम जोड़ेंगे। तो एम्पिसिलिन साल्वेक्टम जब जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो बीटा लैक्टेमेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किया जाता है वो। तो एक चीज क्या हो गई थी दोस्तों, जब इसके अंदर अगर साल्वेक्टम आपके साथ में दिया हुआ होगा तो ये कौन सी ड्रग बन जाएगी, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर ड्रग बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि एमोक्सिसिलिन के साथ हम क्या जोड़ते हैं, क्लेविनिक एसिड जोड़ते हैं, और पिप्रासिलिन के साथ क्या जोड़ते हैं, हम टेजोबैक्टम जोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिपोर्टेड पेन लेवल, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको पेन हो रहा है, पेन को लेवल को देखते हुए हमने ये जो ड्रग है दोस्तों एडमिनिस्टर करनी थी 8 mg ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मॉर्फिन। द मेडिकेशन इज अवेलेबल इन 10 mg सिरिंज। ठीक है, ये जो ड्रग है ये एक सिरिंज के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और जो सिरिंज है दोस्तों उसके अंदर कितनी मॉर्फिन है, 10 mg मॉर्फिन है। आगे क्या दे रखा है कि हमें लगानी कितनी है, इसमें से सिर्फ 8 mg लगानी है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि 2 mg जो मेडिकेशन है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट होने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसे तो है नहीं कि भाई उसी सिरिंज से हम दूसरे पेशेंट को लगा देंगे, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो ये 2 mg वेस्ट हो जाएगी। तो इसमें दे रखा है कि वेस्टिंग ऑफ द रिमेनिंग 2 mg ऑफ द मॉर्फिन शुड बी डन बाय द नर्स एंड ए विटनेस। अब ये लाइन समझो, एक्चुअली में जो मॉर्फिन जो ड्रग है दोस्तों ये एक एडिक्टिव का भी काम करती है। तो कई लोग जो है एडिक्शन के रूप में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसी जो ड्रग होती है, ओपियोइड जो ड्रग होती हैं, तो ये नार्कोटिक्स जो विभाग है वो भी इस पर पूरा ध्यान रखता है कि कहीं एडिक्शन के रूप में तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी ड्रग को जब हम डिस्कार्ड करते हैं तो डिस्कार्ड करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये जो ड्रग जब कभी भी क्या की जाए, डिस्कार्ड की जाए, तो उस समय एक विटनेस का होना जरूरी है। एक विटनेस का होना क्या है दोस्तों, जरूरी है। आप जब उसको डिस्कार्ड कर रहे हो ना तो पता होना चाहिए कि भाई आपके पास कोई होना चाहिए। अब आपको सर ये कैसी बात हो गई, ये कैसी बात हो गई कि जो ये ड्रग उसी सिरिंज में है, ऐसे भी नहीं कि यूज कर सकते हैं, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है कि भाई उसको आप किसी को दे भी नहीं सकते, आप ये सोच रहे होगे। तो इसको मैं कारण बताता हूँ आपको। एक्चुअली में अमेरिका के अंदर कई कंट्री, अमेरिका या यूरोपियन जो कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन जो कंट्री है उसके अंदर ये देखा गया है दोस्तों, अमेरिकन का मतलब मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थ अमेरिकन जितनी भी कंट्रीज है और जो साउथ अफ्रीकन जो जितनी भी कंट्रीज, उनके अंदर देखा गया है कि जो नर्सेज जो है ना वो खुद भी कई बार क्या कर लेती है दोस्तों, इन ड्रग्स का यूज करती है। अब उनको बाहर से तो अवेलेबल होती नहीं है, तो वो खुद उसी सिरिंज से लगा लेती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होगा तो होगा, जो भी लाइफ में उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि भाई चाहे कोई भी हो, चाहे वो डिस्कार्ड कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो भी आपको एक विटनेस का होना क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे जरूरी होगा। तो विटनेस कौन होना चाहिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो दोस्तों विटनेस देखो,
विटनेस भाई नर्स ही होनी चाहिए, तो अब इसमें दो है नर्स, एक नर्सिंग सुपरवाइजर है तो वो भी एक नर्स ही, और एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स है। तो ये दोनों इसको क्या कर सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। डॉक्टर विटनेस नहीं करेगा यहाँ पे, और जो आपके नीचे जो एनओ काम करते हैं, नर्सिंग अदरली या नर्सिंग असिस्टेंट जो काम करते हैं दोस्तों, वो भी इसको विटनेस कर नहीं सकते। ठीक है, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। इन दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है कि नर्सिंग सुपरवाइजर भी कर सकती है और लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स भी कर सकती है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, सर दो आंसर तो हो नहीं सकते, आंसर तो एक आएगा। तो एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि नर्सिंग सुपरवाइजर जो है ना, उसका जो काम है वो और भी है। ठीक है, उसके मतलब सुपरविजन का काम है। आप वो चाहे तो आप वो विटनेस बन सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिक्कत ये है कि आप उसके काम को रोककर आप उसको ये कह रहे हो कि भाई आप सुपरविजन का काम छोड़ो और आप मेरे साथ आओ, वो मैं विटनेस करवाओ। तो वो चीज क्या करेगा कि उसका जो जॉब है उसको क्या करेगा, अल्टर करेगा, उसके जॉब को प्रॉब्लम करेगा कि वो खुद का काम छोड़ के आपका पास आएगा फिर विटनेस बनेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे साथ काम करने वाला या काम करने वाली जो दूसरी जो नर्स है वही क्या बने, विटनेस बने। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स आएगा। अगर मान लो इसमें ऑप्शन में नहीं होता ना और सिर्फ नर्सिंग सुपरवाइजर होता, तब हम इसको भी सही मान सकते थे, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, तब हम इसको भी सही मान लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई उसका जो जॉब है ना उसको छोड़ के, जैसे मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो नीचे के कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इस काम के लिए थोड़ी बुलाएंगे, तो वो अपना खुद का काम छोड़ेंगे। तो यही इसमें लॉजिक काम करता है कि वो उसका काम कर सकती है, विटनेस बन सकती है, लेकिन खुद का जॉब डिस्क्रिप्शन छोड़कर, ठीक है, उसको दूसरे काम में आएगी तो खुद के काम क्या करेगी, अल्टर करेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ काम करने वाली जो दूसरी लाइसेंस्ड जो प्रैक्टिकल नर्स है दोस्तों, वही ये काम करे। तो लिख लो एक बार, लिखो मॉर्फिन को डिस्कार्ड करते समय एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स का, मतलब कोई भी नर्स जो लाइसेंस्ड है, प्रैक्टिकल नर्स का विटनेस बनना जरूरी है। मतलब मेन नर्स तो रहेगी जो डिस्कार्ड करेगी, उसके साथ विटनेस बनना जरूरी है, विटनेस बनना जरूरी है, विटनेस बनना जरूरी। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब मेन चीज क्या आती है दोस्तों, मॉर्फिन आती है, क्योंकि मेन तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तो चलो आए नहीं है, लेकिन मॉर्फिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में हमारे बहुत सारे आते रहते हैं। मॉर्फिन जो ड्रग है ना दोस्तों, वो एक ओपियोइड ड्रग है। ठीक है, ओपियोइड, मैं ओपियोइड बोल देता हूँ इसको, तो आप ओपियोइड ही समझना, मुझे बताइए इसको ओपियोइड बोलते हैं। ठीक है, मैं ओपियोइड बोल देता हूँ तो आप इसको मत समझना कि ओपियोइड है। ठीक है, मेरा ये हैबिट बनी हुई है। अब ये ओपियोइड जो ड्रग, इसको ओपियोइड क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्लांट से प्राप्त होती है। उस प्लांट को हम ओपियम भी बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पोपी प्लांट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ओपियम या पोपी प्लांट बोलते हैं। उससे प्राप्त होती है, तो ओपियम प्लांट से प्राप्त होने के कारण इसका जो नाम है दोस्तों क्या पड़ गया, ओपियोइड पड़ गया। ठीक है, अगर आप जानना चाहो तो इसका जो बॉटनिकल जो नेम है दोस्तों, ये पेपावेरम सोमनिफेरम है। ठीक है, ये इसका क्या है दोस्तों, बॉटनिकल नेम है इस प्लांट का। तो इससे ये क्या होती है दोस्तों, ये ड्रग हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये काम कैसे करती है, तो बिल्कुल हम आराम से मैं आपको बताऊंगा बेसिक से। आपको बिल्कुल, जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सिंपल है ये। ओपियोइड जो ड्रग है दोस्तों, एक्चुअली में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दोनों चीजें आ गई, ब्रेन भी आ गया और स्पाइनल कॉर्ड भी आ गया। तो उसके अंदर 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। एक जो रिसेप्टर होता है दोस्तों वो होता है म्यू रिसेप्टर। दूसरा जो रिसेप्टर होता है इसके अंदर वो होता है आपका कप्पा रिसेप्टर। ठीक है, पहले, और तीसरा जो रिसेप्टर होता है दैट इज डेल्टा रिसेप्टर। ये 3 रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, डेल्टा। इन तीनों रिसेप्टर के ऊपर ये ड्रग क्या करती है, काम करती है। इनको इनहिबिट नहीं करती, इनको स्टिमुलेट करने का क्या करती है, काम करती है। इनहिबिट नहीं करती, मैं फिर बता रहा हूं। तो दोस्तों क्या होगा भाई, म्यू रिसेप्टर है, उसके जो भी फंक्शन उसको और ज्यादा इनहेंस करेगी, यहां पर कापा को करेगी और डेल्टा को करेगी। तो इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं पहले इनको समझेंगे, क्योंकि इनके जो फंक्शन होंगे वही किसके फंक्शन होंगे दोस्तों, इन ड्रग्स के फंक्शन होंगे। तो कापा जो है दोस्तों वो 2 काम करती है। एक जो काम करती है दोस्तों वो करती है एनाल्जेसिक का काम, और दूसरा जो काम करती है ये डिस्फोरिया करती है। अभी समझाऊंगा कि डिस्फोरिया क्या है। अगर हम यहां पर बात करें तो ये डेल्टा का एक ही काम होता है, एनाल्जेसिक, जबकि जो म्यू रिसेप्टर इसके कई सारे काम होते हैं दोस्तों। म्यू रिसेप्टर के कई सारे काम होते हैं, जैसे कि ये सिडेशन का काम करती है,
इसके अलावा ये एनाल्जेसिक का काम करती है, एनाल्जेसिक का काम करती है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन भी करवाती है। अभी मैं समझाऊंगा इनको एक एक करके। कॉन्स्टिपेशन भी करती है ये ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, ये करती है, ठीक है। सीडेशन करती है, एनाल्जेसिक करती है और कॉन्स्टिपेशन करती है। इसके अलावा ये ड्रग दोस्तों रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसके अलावा दोस्तों ये जो ड्रग है वो क्या करती है, यूफोरिया करती है, यूफोरिया। और एक जो काम करती है दोस्तों ये करती है मियोसिस, ठीक है। ये आपको सारे फंक्शन याद करने हैं, सीडेशन, एनाल्जेसिक, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूफोरिया, EUPHORIA है और मियोसिस करती है। अभी मैं सारे समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इनको याद करने के लिए आप सैक्रम याद रख सकते हो, SACRUM। बस याद ध्यान रखना कि यूफोरिया में E भी है, बट अब इसको याद करने के लिए यूफोरिया बोल रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग जब हम बोलते हैं तो EUPHORIA बोलते हैं, ठीक है। अब चलो एक एक करके इनके एनाल्जेसिक तीनों के अंदर सेम एक फंक्शन क्या है दोस्तों, एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक जो फंक्शन है वो क्या है, तीनों के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके इनमें। पहला काम क्या है दोस्तों, सीडेशन। तो सीडेशन करती है दोस्तों, तो अगर आपने ज्यादा डोज दे दी तो ये पेशेंट के अंदर कोमा भी क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। दूसरा जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है इसका, एनाल्जेसिक फंक्शन है। एनाल्जेसिक का मतलब पेन रिलीव करने का काम करती है। इस ड्रग को मेनली हम सीवियर पेन के अंदर यूज करते हैं। मेनली कौन सी पेन यूज करते हैं, सीवियर पेन में यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कैंसर का पेन हो गया या फिर मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन है दोस्तों उसका पेन हो गया। अब आप में से कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर सीवियर पेन में यूज करते हैं कि माइल्ड मॉडरेट में नहीं काम करेगी क्या, जो सीवियर में करते हैं। तो दोस्तों ये माइल्ड में भी काम करेगी और मॉडरेट में भी काम करेगी, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, माइल्ड और मॉडरेट पेन और किसी ड्रग से भी हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, लेकिन उन ड्रग के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। ये ड्रग जो है ये माइल्ड और मॉडरेट है, ठीक है, सॉरी ये ठीक तो कर देगी, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है ना दोस्तों वो क्या है, ज्यादा है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट, ऐसी ड्रग यूज करें जो साइड इफेक्ट नहीं हो। तो माइल्ड मॉडरेट पेन तो और किसी ड्रग से भी क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। मेन जो साइड इफेक्ट है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। तो हम ऐसा चाहेंगे ना कि भाई ऐसी ड्रग यूज करें, जब पेन दूसरी ड्रग से आराम आ ही सकता है तो क्यों हम ऐसी ड्रग यूज करेंगे जिसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए इस ड्रग के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कौन सी पेन के अंदर दे दोस्तों, सीवियर पेन के अंदर दें। इसके अलावा ये जो ड्रग है दोस्तों एक पेन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बस, और बाकी किसी भी में नहीं होती। वो जो ड्रग है दोस्तों, वो जो पेन है उसका नाम है बाइलरी कोलिक पेन, ठीक है। बाइलरी कोलिक पेन का मतलब क्या होगा दोस्तों, बाइलरी डक्ट के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, चाहे वो किसी भी स्टोन के कारण हो या और कोई भी रीजन हो दोस्तों, तो उसमें ये पेन नहीं, तो ये ड्रग नहीं देते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये जो ड्रग है दोस्तों ये एक्चुअली में जो बाइलरी डक्ट है उसको क्या कर सकती है, रैप्चर कर देती है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है तो उसके कारण ये रैप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो रैप्चर ऑफ बाइलरी डक्ट करती है ये, इसलिए इस कंडीशन के अंदर हम मेनली नहीं देते हैं। मॉर्फिन तो बिल्कुल नहीं देते हैं, ठीक है, मॉर्फिन तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसके बाद में क्योंकि ओपिएट्स बहुत सारी होती है उन सबकी हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की तो ये जो ड्रग है दोस्तों ये जीआई ट्रैक्ट के जो मोटिलिटी उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो उसके कारण क्या होता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसी कारण इस ड्रग को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। किसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे अगर ये कॉन्स्टिपेशन कराती है तो, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में, क्योंकि डायरिया के अंदर ज्यादा मूवमेंट होंगे तो ये कम करवा देगी। तो इसलिए इस ड्रग को हम ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में भी क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो क्या आता है आपका, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ये ड्रग जो दोस्तों क्या करवाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कोज करवाती है, ठीक है। क्या कोज करवाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करवाती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होगा दोस्तों, पेशेंट को मजा आएगा, मतलब कि फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, उसे अच्छा लगेगा कि हाँ ये अच्छी ड्रग लगी, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। तो ये क्या करवाती है, यूफोरिया करती है। यूफोरिया करवाने के लिए मेनली इसका जो एक्शन है दोस्तों वो डोपामिन पे है, डोपामिन को एक्टिवेट करती है। डोपामिन की जो लेवल उसको थोड़ा सा क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, जिसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों उसको क्या होता है, अच्छा फील होता है। अब कोई भी पेशेंट जिसको अच्छा फील होगा या आपको अच्छा फील होगा तो आप क्या चाहोगे कि आपको बार बार अच्छा फील हो।
अब बार बार आपको अच्छा फील होना है दोस्तों, तो आप उस ड्रग के प्रति क्या हो जाओगे, एडिक्टिव हो जाओगे। क्या हो जाओगे दोस्तों, एडिक्टिव हो जाओगे। तो ओपियोइड जो ड्रग है वो दो काम करती हैं, एक तो ये टॉलरेंस कोज करवाती है, एक ये डिपेंडेंस कोज करवाती है। डिपेंडेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था कि कोई भी जो ड्रग है जो जितनी डोज पे पहले काम कर रही थी उतने पे काम नहीं करे, और अगर हमें डोज को क्या करना पड़े दोस्तों, बढ़ाना पड़े, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि आप शुरू में 5 mg मोरफिन दे रहे थे, उस पेशेंट को उससे आराम आ रहा था, पेन में कोई दिक्कत नहीं थी। 1 महीने बाद उसको 5 mg दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, हम 10 mg देंगे तब असर आएगा। उसके 1 महीने के बाद 10 mg के बाद हमने 15 mg दी तभी असर आएगा, ठीक है। फिर उसके 1 महीने के बाद हमें 20 mg देंगे तभी असर आएगा। तो मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, पहले 5 mg काम कर रहे थे, आज हम 20 mg, हमारा एक्शन एक ही है, हम काम वही करवाना चाहते हैं, लेकिन डोज क्या करनी पड़ रही है, बढ़ानी पड़ रही है। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, टॉलरेंस के नाम से जानेंगे। किस नाम जानेंगे, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। टॉलरेंस को कम करने के लिए ये सजेस्ट किया गया है कि जो ओपियोइड जो ड्रग है ना उनको रोटेशन में देना चाहिए, मतलब एक ही प्रकार की जो ओपियोइड ड्रग है वो नहीं देनी चाहिए, पहले एक ओपियोइड दी फिर दूसरी दो, फिर पहली दो फिर दूसरी दो, इस प्रकार से आप इसको इंटरचेंज करते रहो, रोटेशन करते रहो। उससे टॉलरेंस क्या होती है दोस्तों, कम होती है, खत्म नहीं होती है, कम होगी। जैसे 5 mg आपको 10 देनी पड़ रही तो 7 या 8 mg देनी पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिपेंडेंस। डिपेंडेंस भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी एक स्पेशल ड्रग के प्रति क्या हो जाए दोस्तों, रिलायंस हो जाए, उसके ऊपर निर्भर हो जाए, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, डिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। तो ये दो प्रकार के सिम्टम कोज करती है दोस्तों, एक फिजिकल सिम्टम कोज करेगी और एक कैसे सिम्टम कोज करेगी दोस्तों, साइकोलॉजिकल। मतलब अगर आप उसको नहीं दोगे ना, वो उस पर रिलायबल हो गया, अगर आप उसे नहीं दोगे तो उसके अंदर दो प्रकार के सिम्टम आएंगे, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। नहीं दोगे तो साइकोलॉजिकल जो सिम्टम है दोस्तों, उस पेशेंट के अंदर क्या आएगी, क्रेविंग होगी। क्रेविंग का मतलब उसकी इच्छा होगी कि बस मुझे ड्रग मिलनी चाहिए, ठीक है, तो उसे किस नाम जानते हैं, क्रेविंग के नाम से जानते हैं। फिजिकल के अंदर क्या होगा दोस्तों, उस ड्रग को नहीं देने से उस पेशेंट के अंदर विड्रॉल सिम्टम आ जाएंगे। किसी भी ड्रग को रोकने से जो सिम्टम आते हैं दोस्तों वो क्या हो जाएगी, विड्रॉल सिम्टम्स भी क्या हो जाएंगे, पेशेंट के अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूफोरिया। अब यूफोरिया का जस्ट जो ऑपोजिट होता है दोस्तों वो क्या होता है, डिस्फोरिया। तो जब आपको अच्छा फील हो रहा है तो उसकी जगह आपको बैड फील हो तो वो डिस्फोरिया कहलाता है। तो अगर कप्पा रिसेप्टर पे काम करती है तो डिस्फोरिया भी करवा सकती है, और कई बार डिस्फोरिया नहीं लिख के ही वो हेल्यूसिनेशन भी लिख सकते हैं। पेशेंट को क्या फील होने लग जाएगा दोस्तों, हेल्यूसिनेशन फील होने लग जाएगा, ठीक है। हेल्यूसिनेशन क्या होता है बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे, व्हाट इज हेल्यूसिनेशन, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन तो आपको आना ही आना चाहिए। लास्ट जो आता है दोस्तों वो मियोसिस आता है। मियोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो प्यूपिल की जो साइज है वो क्या हो जाती है, पिन पॉइंट हो जाती है। प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है, पिन पॉइंट, मतलब कम हो जाती है, पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मियोसिस के नाम से जानते हैं। यही रीजन है कि इस पेशेंट को जिस पेशेंट को दोस्तों हेड इंजरी होती है उनको हम नहीं देते हैं। अब बच्चों आप, मुझे पता है आप सबने पढ़ा होगा कि क्यों नहीं देते, तो आप एक ही कारण बताते हो कि भाई सर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करवाती है इसलिए नहीं देते। ये तो रीजन है ही। एक इसका जो मेन रीजन है दोस्तों वो ये भी है कि कोई भी पेशेंट है हेड इंजरी में जा रहा है तो हो सकता है कि दोस्तों वो किस में चला जाए, कोमा में चला जाए। और अगर कोमा में पेशेंट चला गया ना, तो कोमा के किसी भी पेशेंट की वेलबींग को देखने के लिए कि भाई ये ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा, तो हम किसको असेस करते हैं दोस्तों, प्यूपिल को रिएक्टिव है या नहीं है, कितना, ठीक है, प्यूपिल को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। लेकिन अगर हमने पेशेंट की प्यूपिल को असेस करेंगे और मॉर्फिन दे रहे हैं तो उसकी प्यूपिल तो क्या मिलेगी, हमें पिन पॉइंट ही मिलेगी, तो जो पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा ये हमें पता नहीं लगेगा। तो ये भी एक रीजन होता है कि हम हेड इंजरी के क्लाइंट को क्या नहीं देते हैं दोस्तों, मॉर्फिन नहीं देते हैं या ओपियोइड जो ड्रग है वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन थे, मैंने सारे आपको समझा दिए हैं, सीडेशन, एनाल्जेसिक, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूफोरिया, मियोसिस। कप्पा 2 एनाल्जेसिक, डिस्फोरिया, और यहाँ पर ये एनाल्जेसिक, तो इनको समझने की जरूरत है नहीं, वही सेम हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओपियोइड ड्रग के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, अगर हम ओपियोइड ड्रग का क्लासिफिकेशन देखें दोस्तों तो इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली जो ड्रग है दोस्तों वो कहलाती है ओपियोइड एगोनिस्ट, ठीक है, ओपियोइड में आप खुद लगा लेना सब में, ओपियोइड एगोनिस्ट ड्रग होती है। दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है पार्शियल एगोनिस्ट, ओपियोइड पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग। तीसरी ऐसी ड्रग होती है दोस्तों जिन्हें हम बोलते हैं ओपियोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट।
और चौथी जो ड्रग होती है दोस्तों इसके अंदर वो आती है आपकी ओपोइड एंटागोनिस्ट। ओपोइड एगोनिस्ट ड्रग हैं, तो मतलब दोस्तों एगोनिस्ट का मतलब क्या है कि इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, एंटा मतलब रोकना, एगोनिस्ट मतलब साथ मिलकर काम करना। तो ये तीनों रिसेप्टर के ऊपर काम करती है। आपकी म्यू रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, कप्पा रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, और जो आपका डेल्टा रिसेप्टर दोस्तों उसको भी क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा काम करेगी, तो मेनली दोस्तों किस रिसेप्टर के ऊपर काम करती है, म्यू रिसेप्टर के ऊपर काम करती है। ये आपको ध्यान रखना है, म्यू में भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है ये, ठीक है, मैं समझाऊंगा मैं आपको। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कप्पा है, जो पोटेशियम लिख दिया मैंने, कप्पा जो है दोस्तों उसके प्रति तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट रखेगी, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने का काम करेगी, और जो म्यू रिसेप्टर दोस्तों उसको क्या करेगी, इनएक्टिवेट करने का काम करती है। तो ये हो गया एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि तीनों के तीनों, चाहे म्यू हो, चाहे कप्पा हो, या फिर डेल्टा हो, तो तीनों के तीनों के अंदर क्या करेगी दोस्तों, ये इनहिबिटरी एक्शन करेगी, मतलब ऑपोजिट एक्शन करेगी, रोकने का काम करेगी। तो ये तीनों काम ये इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर मैं आपको रिसेप्टर नहीं समझाता ना और ऐसे लिख देता ना, तो आप लोग घबरा कर चक्कर खाकर गिर जाते कि सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना टफ है। लेकिन अब ये बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, आपके लिए सिंपल हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं एगोनिस्ट की। अगर हम एगोनिस्ट ड्रग देखें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं जितनी भी जो ड्रग्स है वो लिख देता हूं, फिर हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहली जो ड्रग है दोस्तों दैट इज मॉर्फिन। इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हमारे काम का है वही पढ़ेंगे। दूसरी है हेरोइन, ठीक है, मॉर्फिन, दूसरी है हेरोइन। तीसरी जो ड्रग आती है दोस्तों दैट इज लोपेरामाइड, और एक आती है इसके अंदर डाइफिनोक्सिलेट ड्रग आती है। चौथी जो ड्रग आती है दोस्तों आपकी इसके अंदर वो आती है आपकी कोडीन, होलकोडीन, नोस्कैपिन एंड डेक्स्ट्रोमेथार्पान। इसके बाद में पांचवी जो ड्रग आती है दोस्तों इसके अंदर आती है आपकी फेंटानिल, सुफेंटानिल एंड रेमिफेंटानिल। छठवीं जो ड्रग आती है दोस्तों इसके अंदर आती है आपकी ट्रेमाडोल एंड टेपेंडाडोल। सातवीं जो ड्रग आती है दोस्तों इसके अंदर आपकी आती है पैथिडीन, इसी को हम मैप्रिडीन भी बोलते हैं, मैप्रिडीन। आठवीं जो ड्रग आती है दोस्तों इसके अंदर वो आती है आपकी मीथेडोन, ठीक है। तो ये आपको ड्रग याद करनी है। वैसे तो 8 से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने इनकी कैटेगरी जो बनाई है ना वो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इनको एक जगह क्यों बनाया है। मॉर्फिन को अगर आपको पढ़ना है ना दोस्तों, तो सेम मैंने आपको जो म्यू रिसेप्टर के जो फंक्शन बताए हैं ना सैक्रम वाले, वो सारे के सारे फंक्शन आपको मॉर्फिन में लिखने हैं, और हर चीज जो मैंने बताई है वो इसी से रिलेटेड है। तो मॉर्फिन पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। हेरोइन जो है दोस्तों ये एक्चुअली में हाईली एडिक्टिव होती है, ठीक है। पेन दूसरा यूज कर लेता हूं। मॉर्फिन के बाद हेरोइन पढ़ रहे हैं। हेरोइन जो है दोस्तों हाईली एडिक्टिव होती है, मतलब बहुत ज्यादा एडिक्शन कोज करती है। अगर पेशेंट को आपने पेन के लिए एक बार दे दिया तो उसके बाद पेशेंट उस ड्रग को छोड़ नहीं पाएगा, उसको इतना मजा आएगा। तो हम ऐसा तो कभी चाहेंगे नहीं कि पेशेंट कोई ड्रग के प्रति क्या बने, एडिक्टिव बने, अब्यूज करे उस ड्रग का। तो दोस्तों इस कारण से ये जो ड्रग है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज नहीं की जाती है। हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर हम ये ड्रग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पेशेंट इसको एडिक्शन के रूप में यूज करते हैं, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट जो दो ड्रग आती है दोस्तों लोपेरामाइड और डाइफिनोक्सिलेट। लोपेरामाइड एंड डाइफिनोक्सिलेट दोनों अलग अलग है ना। लोपेरामाइड और डाइफिनोक्सिलेट में मैंने आपको एक फंक्शन बताया था दोस्तों, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये ड्रग क्या करवाती है, कॉन्स्टिपेशन करवाती है। इसलिए ये दोनों जो ड्रग है दोस्तों ये डायरिया की ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब ये ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रही है, कोई एंटीबायोटिक का काम कर रही है, तो ऐसा तो कोई काम कर नहीं रही है दोस्तों। ये तो क्या करवा रही है, कॉन्स्टिपेशन करवा रही है। तो इसको कभी भी हम नॉन इन्फेक्टिव डायरिया में ही यूज कर सकते हैं। किस में यूज करेंगे, नॉन इन्फेक्टिव डायरिया के अंदर यूज करेंगे, न कि इन्फेक्टिव डायरिया में। अब आप सोचो कि सर इन्फेक्टिव डायरिया में क्यों नहीं करेंगे। एक तो देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार नहीं रही,
दूसरा दोस्तों ये कॉन्स्टिपेशन करवा रही है। मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टूल के द्वारा बॉडी से क्या जा रहे थे, बाहर जा रहे थे अगर इन्फेक्टिव होता तो, लेकिन ये उसको रोक देगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर क्या होने लग जाएंगे, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे कि जो स्टूल के द्वारा बाहर जा रहे थे। इसलिए इसको हम यूज करते हैं कि इसमें नॉन इन्फेक्टिव जो डायरिया है दोस्तों, उसी में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि ये ड्रग जब पेशेंट लेने लग जाता है ना, सॉरी मान लो कि जो पेशेंट है ये जो ड्रग है ले रहा है, लोपेरामाइड है, वो क्या करेगा, मेडिकल पे जाएगा, कहेगा भाई मुझे है ना क्या हो रहा है, मुझे डायरिया हो रहा है और मुझे ड्रग दे दे। कितनी दे दो, 10 दे दो, ठीक है। मान लो कि 10 टैबलेट ले आया वो, 10 टैबलेट वो ले आया, मान लो कि 1 मिनट के लिए 10 टैबलेट वो लेके आ रहा है। 1 मिनट माफ करना यार, अभी मैं करता हूँ यार, मैं क्लास में हूँ, करता हूँ मैं क्लास में हूँ ना, ठीक। तो मान लो कि वो क्या करेगा, उन सारे टैबलेट को यूज करेगा, उससे क्या होगा दोस्तों, उसका एडिक्शन होगा। तो ये तो दिक्कत हो गई। जो मेडिकल वाले हैं इंडिया में, फार्मेसी वाले मना भी नहीं करते हैं, उसे डायरिया में चलो दे देते हैं। तो दोस्तों एडिक्शन नहीं हो, सोचो कि एंटी डायरियल ड्रग ही एडिक्शन करवा रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो एडिक्शन नहीं हो इसलिए हम इन दोनों ड्रग में क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या मिलाते हैं, एट्रोपिन मिलाते हैं। अब बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलाने के कारण क्या होगा दोस्तों कि जब ये लोपेरामाइड और डाइफेनोक्सिलेट मतलब एक एक टैबलेट मान लो वो यूज कर रहा है, मान लो कोई भी एक ले रहा है, तो उसके कारण उसको एट्रोपिन का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग जो इसका एडिक्शन करना चाहते हो तो वो ज्यादा मात्रा में लेंगे, मान लो 10 टैबलेट ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, या ठीक इंजेक्शन लगा रहे हैं ऐसे मान लो, तो उससे क्या होगा दोस्तों, इतना मजा नहीं आएगा यूफोरिया से जितना एट्रोपिन अपने साइड इफेक्ट क्या कर देगा दोस्तों, शो कर देगा, तो वो दोबारा उसको कभी नहीं लेगा। तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों ड्रग के अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या मिलाते हैं, एट्रोपिन मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ड्रग देखते हैं। तो ये दोनों हो गई, तो बस सामने एक छोटी सी लाइन लिख लो, एंटी डायरियल, एंटी डायरियल। नेक्स्ट जो ड्रग आती है दोस्तों, कोडीन, फोलकोडीन, नोस्कैपिन और डेक्स्ट्रोमेथार्पान। जिस भी बच्चे ने हॉस्पिटल में काम किया है जरूर इन ड्रग का नाम सुना होगा। ये ऐसी ड्रग है दोस्तों, हर बच्चे इसका नाम सुनता है, क्योंकि चारों के चारों जो ड्रग है दोस्तों, ये कोडीन हो, फोलकोडीन हो, ठीक है, नोस्कैपिन हो या डेक्स्ट्रोमेथार्पान हो, चारों की चार ड्रग क्या करती हैं दोस्तों, कफ सेंटर को क्या करती हैं, डिप्रेस करती हैं। तो इस कारण क्या होगा दोस्तों, ये कफ को रोकने का काम करती हैं, एंटीटसिव है ये। कौन सी ड्रग है, एंटीटसिव। जिस भी पेशेंट को ड्राई कफ होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको यूज करते हैं। ड्राई कफ के अंदर क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्होंने सुना होगा कि बच्चों के अंदर ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, नोस्कैपिन यूज करते हैं, ठीक है। एक जो ड्रग है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, डेक्स्ट्रोमेथार्पान। आपने एक बार सुना होगा दोस्तों, एक अफ्रीकन कंट्री थी, उसके अंदर कई सारे जो बच्चे हैं उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके अंदर दो कप सिरप, 3-4 कप सिरप थी, जिसमें एक थी फिनार्गन थी और एक ये थी डेक्स्ट्रोमेथार्पान। और वो जो कप सिरप है वो इंडिया से ही वहां पर एक्सपोर्ट की गई थी, तो कई सारे बच्चे मर गए थे। तो एक्चुअली में दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथार्पान जो है ना, वो 4 साल से कम के बच्चों को नहीं देते हैं, ठीक है। और ड्राई कप के अंदर इन चारों का हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, 4 साल से कम के बच्चों को नहीं देते हैं ये, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और नोस्कैपिन में ज्यादातर हम बच्चों में यूज करते हैं, ऐसे नहीं डेक्स्ट्रोमेथार्पान बच्चों में करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ 4 साल से कम के नहीं करते, उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और कोडीन, फोलकोडीन तो यूज करते ही हैं। तो ये चारों जो ड्रग है दोस्तों, ये क्या हो गई, एंटीटसिव हो गई, एंटीटसिव, एंटीटसिव, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आप चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो कोई जोर नहीं आएगा। इसके बाद आती है दोस्तों आपकी फेंटानिल, सुफेंटानिल और रेमीफेंटानिल। मैंने शायद आपको इनको पढ़ाया हुआ है। फेंटानिल, मैंने आपको जब फेंटानिल ट्रांसडर्मल पैच पढ़ाया था ना दोस्तों, उस समय मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैंने ये है ना, सुफेंटानिल और रेमीफेंटानिल। अब मेरे आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ है आपको, तो मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि ये पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से मोस्ट पोटेंट फेंटानिल कौन सी है, मोस्ट पोटेंट, और एक फास्टेस्ट एक्टिंग कौन सी है। फास्टेस्ट भी लिखा हुआ सकता है या शॉर्टेस्ट भी, तेज काम करती है लेकिन कम समय के लिए करती है, तो ये आपको मुझे बताना है। इसके अलावा दोस्तों फेंटानिल जो है वो ब्लड ब्रेन जो बैरियर है उसको क्रॉस करती है, इसके कारण हम इसे ज्यादातर एनेस्थीसिया में ही यूज करते हैं, वैसे यूज नहीं करते हैं ना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टर्माडोल और टेपेंटाडोल। जो टर्माडोल और टेपेंटाडोल है दोस्तों, इनके म्यू, कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर, इनके ऊपर तो ये काम करते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो ड्रग है ना, टर्माडोल और टेपेंटाडोल, मेनली एक काम और करती हैं जो कि और ड्रग नहीं कर रही, ये सीरोटोनिन के लेवल को क्या करती हैं दोस्तों, बढ़ाती हैं।
तो कभी भी अगर मान लो कि टर्माडोल पॉइजनिंग हो जाए, टर्माडोल ज्यादा ओवरडोज में दे दिया जाए दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर ये कंप्लीट रूप से वो जो ड्रग हैं जो इनको रोकेंगी, जो एंटागोनिस्ट जो ड्रग होंगी, वो पूरे एक्शन को नहीं रोक पाएंगी। आपको होगा सर क्यों? क्योंकि जो भी एंटीडोट जो ड्रग यूज की जाएंगी ओपियोइड के लिए, वो इन पे काम करती हैं। अभी मैं ये भी समझाऊंगा आपको, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो ये जो एक्शन, जो सीरोटोनिन को बढ़ाने का जो एक्शन है दोस्तों, वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, और ड्रग की तुलना में, और एगोनिस्ट ड्रग की तुलना में, मैं ओपियोइड नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, और एगोनिस्ट की तुलना में ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन थोड़ा क्या करती हैं, कम करती हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं ओपियोइड नहीं बोल रहा हूं, सभी जो ओपियोइड है उसके अंदर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको ड्रग, ठीक है। ब्यूप्रीनोरफिन जो ड्रग है वो सबसे कम क्या करती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करवाती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो पहली जो कैटेगरी थी ओपियोइड एगोनिस्ट, उसमें क्या करती है, औरों की तुलना में कम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या करवाती है, कोज करवाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है आपका पैथिडीन या मेप्रिडीन। इसी का सेम नाम है ना। तो पैथिडीन जो ड्रग है दोस्तों, पैथिडीन जो ड्रग जो होती है, ये एक एक्सट्रीमली लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक क्या करती है, काम करती है। एक्सट्रीमली लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड है दोस्तों। ये किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर निकलती है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर रीनल इनसफिशियंसी है, तो उस कंडीशन के अंदर हम इस पेशेंट को ये ड्रग नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं तो पहले ही एक्सट्रीमली लॉन्ग एक्टिंग और बाहर भी नहीं निकल पा रही है, तो सीडेशन कोज करवा देगी ये। ठीक है, क्या कोज करवा देगी, सीडेशन कोज करवा देगी। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट क्या है दोस्तों, रीनल इनसफिशियंसी की कंडीशन है, तो ये ड्रग नहीं देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो ड्रग है मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो भी ये ड्रग हम दोस्तों क्या नहीं देते हैं। उसका जो रीजन अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि जो पैथिडीन जो है ना, एक्चुअली में पैथिडीन को मोनो एमिनो ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो क्या काम करता है दोस्तों, नोरपैथिडीन में चेंज करता है। ठीक है, और उसको इनएक्टिवेट काम करने का काम करता है। सोचो जितनी पूरी पैथिडीन दे रहे हैं उसमें से 1% ही पैथिडीन हमारी काम आती है। 99% जो पैथिडीन है वो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो अगर हम पहले से अगर ये ड्रग यूज करेंगे ना, तो इसकी जो इफेक्टिवनेस वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जिस भी पर्सन को हम मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं, उसको ये ड्रग नहीं देते हैं। ठीक है, बस सिंपल से याद रख लो, नहीं देते हैं। रीनल इनसफिशियंसी हो तब भी इसको हम नहीं देते हैं। इसके बाद लास्ट जो ड्रग आती है दोस्तों इस कैटेगरी की, वो आती है आपकी मीथाडोन। मीथाडोन जो ड्रग होती है दोस्तों, ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग। अब दो टर्म बोले मैंने, एक बोला मैंने वेरी लॉन्ग एक्टिंग, और एक मैंने आपको बोला एक्सट्रीमली लॉन्ग एक्टिंग। तो ज्यादा कौन सा होगा, एक्सट्रीमली वाला होगा। तो सबसे ज्यादा जो है ये एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, पैथिडीन या मेप्रिडीन। किसी भी पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेटिक सीवरिंग होती है ना, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम पैथिडीन या मेप्रिडीन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। एनेस्थीसिया के बाद सीवरिंग होने लग जाती है ना, तब इस ड्रग को यूज किया जाता है एक, है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना अगर रखो तो, कि पोस्ट एनेस्थेटिक सीवरिंग के अंदर, सीवरिंग का मतलब सर्दी लगना तेज है ना, तो सीवरिंग के अंदर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इसको। तो ये आपकी 8 ड्रग हो गई। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो ड्रग है दोस्तों, वो आती है आपकी पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब कुछ रिसेप्टर पे ही काम करती है। तो हमने देखा कि ये जो ड्रग है दोस्तों बहुत सारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा रही थी, तो उसके लिए हमने दूसरी ड्रग बनाई पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग। हमने कोशिश की कि भाई ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या है, थोड़ा सा कम हो, तो उसके लिए हमने पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग बनाई। तो पार्शियल जो एगोनिस्ट जो ड्रग बनाई दोस्तों, उस ड्रग के अंदर मेनली जो ड्रग बनाई गई पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर, उसका नाम था ब्यूप्रीनोरफिन। तो आपसे कोई पूछे कि सब ड्रग के अंदर, मैंने बताया था कि सेलेक्टिव है ये, मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो म्यू रिसेप्टर के कारण हो रहा है, मुझे पता है। आप सोचो सर ये भी तो म्यू रिसेप्टर पे करे, लेकिन ये सेलेक्टिव होती है। जो म्यू रिसेप्टर के कारण रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज होता है उसको सुप्रेस करती है। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत कम करवा देती है, कौन सी, ब्यूप्रीनोरफिन। तो आपसे कोई पूछे कि सभी ओपियोइड में सबसे कम कौन सा करवाती है, तो यही आएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सबसे कम। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने दूसरी चीज क्या देखी, हमने ये देखा कि भाई हम ड्रग दे क्यों रहे हैं, भाई एनाल्जेसिक के लिए दे रहे हैं, पेन कम हो। लेकिन ये एक्शन परफॉर्म करवाने के चक्कर में दोस्तों जो पेन जो था ना, वो भी सही नहीं हो रहा था। अब जब ड्रग का पेन ही सही नहीं हो रहा, हम जो ड्रग का मेन पर्पज पेन को सही करने के लिए दे रहे थे वो ही सही नहीं हो रहा, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कम हो या ज्यादा हो, हमें क्या लेना,
क्योंकि हमारा पर्पज तो पेन को सही करना था, पेन तो सही कर नहीं रही, कह रही मैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं करूंगी, भाई मुझे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाना थोड़ी था। तो इसलिए इस ड्रग को यूज नहीं किया जाता है, बहुत ही रेयरली इस ड्रग को क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है, ब्यूप्रीनोरकिन को। नेक्स्ट जो ड्रग आती है दोस्तों दैट इज एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, मतलब कि कपर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, म्यू रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करने का काम करती है। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ओपोइड ड्रग्स। तो एगोनिस्ट और जो एंटागोनिस्ट जो ओपोइड जो ड्रग आती है दोस्तों, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो मेनली आती हैं आपकी पेंटाजोसिन, ब्यूटोरफेनोल, नालब्यूफिन, ठीक है, ये 3 ड्रग आती हैं इसके अंदर। पंजाब नेशनल बैंक, पेंटाजोसिन, ब्यूटोरफेनोल और नालब्यूफिन ड्रग आती है। आप हॉस्पिटल में जो बच्चा काम करता होगा उसने देखा होगा पेंटाजोसिन जो ड्रग आती है दोस्तों किसके नाम से आती है, फोर्टविन के नाम से आती है, फोर्टविन, ठीक है, बस इतना ही याद करना है, ड्रग का नाम याद रख लो और कोई फायदा नहीं है। अब आती है दोस्तों आपको एंटागोनिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आज तक कई चीजों को रटा है, उससे इसके आपको कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे दोस्तों, दूर हो जाएंगे। आपने पढ़ा है दोस्तों कि किसी भी पेशेंट को अंदर ओपोइड टॉक्सिसिटी हो जाए, ओपोइड पॉइजनिंग हो जाए, ओपोइड ओवरडोज हो जाए, तो हम क्या देते हैं उसके लिए, नेलेक्सोन देते हैं। वैसे तो एक ड्रग और दी जाती है नालट्रिक्सोन, दोनों बताऊंगा। तो दोस्तों नेलोक्सोन और जो नालट्रिक्सोन है ये दोनों ड्रग हम देते हैं जिस पेशेंट को ओपोइड। तो काम क्या है इसका, क्यों दे रहे हैं दोस्तों, एक्चुअली में सिंपल सी ये ड्रग है एंटागोनिस्ट। दोनों जो ड्रग हैं, ठीक है, नेलोक्सोन और नालट्रिक्सोन, ये क्या काम कर देती है दोस्तों, क्योंकि ये हमने ओपोइड दी होगी तो ये एक्टिवेट हुए होंगे, तो इनको हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों, इन रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करवा रहे हैं। ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आपने हमेशा सीधे एक लाइन ही पढ़ी है, बट आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से काम करती है। तो इन तीनों रिसेप्टर को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, इसलिए पॉइजनिंग को क्या करती है, ठीक करने में क्या करती है दोस्तों, हेल्प करती है। अब आपका एक कंफ्यूजन आज से बन गया होगा कि सर एक चीज तो बता दी लेकिन एक चीज आपने कंफ्यूजन में डाल दिया कि पेशेंट को नेलोक्सोन भी लिख दिया आपने और नालट्रिक्सोन भी लिख दिया, तो देंगे कौन सी, और ऑप्शन में आएगा तो कौन सी देंगे। तो इसको समझाता हूं। कोई भी पेशेंट दोस्तों, उसको वो आपके पास हॉस्पिटल में आया, आते ही उसको क्या हुआ दोस्तों, आते ही उस पेशेंट को आप जो ड्रग दोगे वो कौन सी दोगे दोस्तों, नेलोक्सोन दोगे। क्या दोगे, नेलोक्सोन ड्रग दोगे। कुछ समय पेशेंट को आधे घंटे के अंदर ही आराम आ जाएगा और वो पेशेंट देखेगा कि यार मैंने तो हेरोइन यूज किया है, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, और वो पेशेंट वहां से भाग जाएगा हॉस्पिटल से, आपको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो दोस्तों एक्चुअली में एक्यूट कंडीशन के अंदर हम देंगे तो यही देते हैं लोडिंग डोज के रूप में, लेकिन बाद में पेशेंट को क्या होगा, बाहर जाएगा और बाहर जाकर थोड़ी देर के बाद में क्या होगा दोस्तों, चक्कर खाकर अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका असर खत्म हो जाएगा, शॉर्ट एक्टिंग है और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण से दोस्तों उसे हमेशा मेंटेनेंस डोज देना भी आवश्यक होता है, ठीक है। पेशेंट को मेन डोज तो देंगे ही हम, नेलोक्सोन तो दे ही दी, नेलोक्सोन देने के बाद में उसको कंटिन्यू हमें क्या देना पड़ेगा दोस्तों, मेंटेनेंस पे रखना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस डोज भी दी जाती है। तो मेंटेनेंस डोज के ऊपर नेलट्रिक्सोन यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एक तो पूरा मेंटेनेंस डोज के नाम से क्वेश्चन आएगा तो क्या करके आओगे आप, आंसर नालट्रिक्सोन करके आओगे। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सीधा जो आंसर आपका नेलोक्सोन जाएगा, क्योंकि अभी नर्सिंग के अंदर इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनने लगे। अगर बनेगा तो आगे जाकर ये बनेगा, तो उसमें मेंटेनेंस डोज का क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर डायरेक्टली लिखता है कि मेंटेनेंस के रूप में क्या यूज करते हैं ओपियोइड पॉइजनिंग में, तो अब क्या लिख के आओगे आप, नालट्रिक्सोन लिख के आओगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आंसर क्या करके आओगे आप, नेलोक्सोन करके आओगे, ठीक है। तो ये आपकी सारी ड्रग है, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है और इसका जो रीजन है दोस्तों वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछ रहा है कि भाई ए नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए ग्रुप ऑफ वॉलंटियर नर्सेज ऑन द टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, व्हाट इंजेक्शन मेथड शुड द नर्स टीच। ठीक है, कि एक नर्स है दोस्तों इंस्ट्रक्ट कर रही है ग्रुप ऑफ नर्सेज को किस चीज के लिए, भाई स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। एक्चुअली में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का क्वेश्चन इंडिया में नहीं आता है क्योंकि ये इरेडिकेटेड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर इसने दे रखा है तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो इंट्राडर्मल स्क्रैच आएगा। जेड ट्रैक जो है वो आईएम है, आईवी और सबक्यूटेनियस, इन तीनों रूट से नहीं देते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है दोस्तों वो कौन से रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, ठीक है। तो लिख लो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से। अब देखो क्वेश्चन इंडिया में कौन से आएंगे, तो इंडिया में भाई इंट्राडर्मल रूट से आएगा। तो इंट्राडर्मल रूट से जो क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों वो बीसीजी पूछेगा या आई इनएक्टिवेटेड फ्रैक्सेंट इनएक्टिवेटेड
पोलियो वैक्सीन, ठीक है, इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन है वो पूछेगा। तो 2 ड्रग होती है, एक बीसीजी एक एफआईपी, सो ड्रग होती है, वैक्सीन होती है। तो ये दोनों जो ड्रग है दोस्तों वो कौन से रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल से दी जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए याद रखना कि आपका जो बॉयफ्रेंड है कोई भी बनाओ तो उसकी आईडी ले लेना, क्योंकि कई बार पता ही नहीं चलता कि कौन है वो, दूसरे नाम से आजकल बनाने लग जाते हैं। तो बॉयफ्रेंड की आईडी जरूरी है। तो आईडी मतलब इंट्राडर्मली और बी मतलब बीसीजी और एफ का मतलब क्या हो गया, एफआईपीवी। दूसरा जो रूट आता है दोस्तों वो सबक्यूटेनियस आता है। सबक्यूटेनियस के अंदर यूज होती है दोस्तों, मीजल्स की वैक्सीन आती है ऑप्शन के अंदर, मीजल्स रूबेला आती है या मीजल्स मम्स रूबेला आती है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैंने देखा है कि एमएमआर जो है आईएम रूट से दी जाती है, तो ये दोनों रूट से दी जाती है, आईएम या सबक्यूटेनियस दोनों रूट के ऊपर क्या होती है, ये अवेलेबल होती है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस याद रखना आप तो भी, तो मीजल्स मम्स रूबेला और मीजल्स रूबेला ये। इसके अलावा दोस्तों जापानीज एनसीफेलाइटिस। अब यहां पर भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने इसको आईएम देते हुए देखा है। तो एक्चुअली में जो लाइव जो आती है दोस्तों, लाइव जापानीज एनसीफेलाइटिस जो आती है दोस्तों वो कौन से में दी जाती है, सबक्यूटेनियस में दी जाती है, और किल्ड जो है वो आईएम में दी जाती है। तो इसलिए जापानीज एनसीफेलाइटिस लाइव लिखा हुआ तो आप क्या करके आओगे, ये करके आओगे, है ना। तो आपके सामने जो ड्रग आ गई वो कौन कौन सी आ गई, जापानीज एनसीफेलाइटिस आ गई, मीजल्स और रूबेला। तो इसको याद रखने के लिए याद रखना जय माहेशमती। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, इसमें ये डायलॉग बोलते हैं जय माहेशमती, और फिर ये यही उसका शासन ऐसे कुछ बोलती है ना, शासन का मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो एससी लगाओगे तो जय माहेशमती याद कर लेना, जय माहेशमती, जापानीज एनसीफेलाइटिस, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये। इसके अलावा दोस्तों ओरल से पूछ सकता है, तो ओरल के अंदर तो शायद कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, ठीक है। पोलियो आती है, ओरल पोलियो ओपीवी। इसके अलावा आपकी विटामिन ए आती है और एक रोटा वायरस की आती है। अब बच गए दोस्तों आईएम, बाकी की बची हुई सारी आपको आईएम लिखनी है, बस कोई याद करने की जरूरत आपको है नहीं। तो बताओ मुझे कौन कौन सी वैक्सीन क्या आएंगी दोस्तों आईएम के अंदर आएंगी, तो ये आपको सबको बताना है मुझे। तो आज ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ, चाहे कितना भी लेट हो रहे हैं हम। तो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कभी भी किसी भी पेशेंट को मोरफिन दे रहे हो तो मोरफिन देते समय इस चीज़ का ध्यान रखना कि मोरफिन देने के बाद अगर वो बच जाती है, उसको आप डिस्कार्ड कर रहे हो, तो एक दूसरी लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स की प्रेजेंस के अंदर ही आप क्या करोगे दोस्तों, इसको डिस्कार्ड करोगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई भी रैशनल बताने की मुझे जरूरत है नहीं। फेनिटोइन वाले में भी बस एक सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसी ड्रग है, फिलग्रिस्टीन है, GCSF ड्रग है, ये याद रख लेना। इसके अलावा दोस्तों कि आप अगर कोई भी ड्रग दे रहे हो तो उसके लिए आपको पास प्रेस्क्रिप्शन होना जरूरी है, बिना प्रेस्क्रिप्शन के आप कोई भी ड्रग नहीं दोगे। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।